वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग कल और परसों जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है, उन सारी घटनाओं को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला न्यूज़ है, भारत की अगली नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत की अगली नौसेना प्रमुख के रूप में क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अब ये जो अपना का जो पदभार है वो 31 मई 2026 को संभालेंगे जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, क्योंकि ये इस तारीख को क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के बारे में, तो अभी वो वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान की फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में क्या है, कार्यरत है। तो चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो CDS है वो कौन होंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी होंगे। और ये किसका स्थान लेंगे, तो भी जो वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है उनका स्थान लेंगे। और उनका कार्यकाल जो है वो 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और ये उस तारीख को क्या करेंगे, अपना पदभार संभालेंगे। और अगर हम बात करें इनके पास अनुभव के बारे में, तो इनके पास 40 वर्षों से अधिक का शानदार सैन्य अनुभव है और ये उप प्रमुख और सेंट्रल कमांड के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करते हैं। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल बनेंगे। आप इनके से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में कौन शपथ लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शुभेंदु अधिकारी होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, शुभेंदु अधिकारी कौन से निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो ये 2 निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, एक नंदीग्राम जो इसका अपना था और एक भवानीपुर से जो ममता बनर्जी के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़े थे। और ये दोनों सीटों पर क्या किए थे, चुनाव जीत दर्ज किए थे। और ममता बनर्जी की क्या हुई थी, इसमें हार हुई थी। और कितने वोटों से ये चुनाव जीते थे, तो 15,144 वोटों से चुनाव को जीते थे। अगर हम लोग बात करें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत करते हुए 15 साल की जो TMC शासन है उनको ये समाप्त किए थे। और जो ममता बनर्जी है उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना त्याग पत्र देने से मना कर दी थी। तो फिर वहाँ के जो राज्यपाल है RN रवि, उन्होंने क्या कि उन्होंने आर्टिकल 164 का उपयोग करते हुए ममता बनर्जी को उसके पद से निमुक्त कर दिया और फिर उसके बाद बंगाल के नए CM बन गए। तो आप सारे फैक्ट्स को याद रखना है। और इन्होंने टोटल 207 यानी 293 में 207 सीटें जीते थे। और एक जो कैंसिल हुआ था उनका, हालांकि 294 विधानसभा सीटें हैं जो कि 293 सीटों का रिजल्ट आया था, जिनमें कि 260 सीटें वो जीत चुके हैं। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे और जहाँ पे एक बार फिर से चुनाव होना है आप उनको भी ध्यान रखेंगे, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के पारिवारिक व्यवसाय को दुबई के प्रतिष्ठित और दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको आंसर रखना है, क्या हो जाएगा इसका, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल को सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम द्वारा 20 प्राइवेट सेक्टर एंटिटी की श्रेणी में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। 5वें ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 5वें ब्रिक्स है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस SAI लीडर समिट का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो CAG वर्तमान जो CAG है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति के द्वारा किया जाएगा। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ईज ऑफ लिविंग विद फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेंगलुरु। आप याद रखोगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है।
तो राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है वो नालसा के द्वारा किया जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के द्वारा किया जाता है और ये साल में 2 बार किया जा चुका है। और इनका जो उद्देश्य है विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना और अदालतों पर जो लंबित मुकदमे हैं उनकी बोझ को कम करना। तो होता क्या है कि बहुत सारे मुकदमों को एक साथ सुना जाता है और उनका परिणाम भी घोषित किया जाता है और ये साल में 2 बार किया जा चुका है। ये दूसरा है, आपको ध्यान रखना है। और नालसा के जो प्रमुख है वो सचिव संजीव पांडे जी हैं। लोक अदालतों का आयोजन विविध सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया जाता है। यानी इन सारी कार्यों का जो संपादन है वो 1987 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करने वाले देशों का सही समूह कौन सा है? तो इस बार जो फीफा का जो आयोजन है वो 3 देश मिलकर कर रहे हैं, जिनमें कि जो भागीदारी है वो मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये तीनों देश आयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि जो सेरेमनी होगा वो तीनों अलग अलग करेंगे। तो मैक्सिको 11 जून को करेंगे और कनाडा 12 जून को और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी 12 जून को करेंगे और तीनों की थीम भी अलग अलग है, तो आप इनको ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किसी राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं इस बार। और चूँकि पंचायती राज मंत्रालय ने 42 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चुना है और इनका जो वितरण समारोह होगा वो 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। और कर्नाटक ने सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीते हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तो 5-5 पुरस्कार दोनों ने हासिल किए। और सबसे जिला पंचायत जो रैंक है वो त्रिपुरा को मिला है ब्लॉक पंचायत के रूप में, केरल को मिला है हरिपाद, और सबसे ग्राम पंचायत के रूप में न्यू नापाम असम, इन सभी को रैंक 1 प्राप्ति हुआ है। और जिला पंचायत के लिए 5 करोड़ और सबसे ग्राम पंचायत के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो आप इनको याद रखेंगे, इनकी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है याद रखेंगे। फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख देश प्रमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये जो दोनों पुरस्कार हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार गरीबी मुक्त स्वास्थ्य, बाल हितैषी, जल पर्याप्त पंचायत आदि में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। और इस बार 34 ग्राम पंचायतों को इसके लिए चुना गया है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो MIFF है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। और यह फेस्टिवल 15 से 21 जून 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है 1990 में बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। MIFF दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है जो डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों को समर्पित करती है। इस बार न्यू मीडिया और AI फिल्म्स इनके मुख्य जो होंगे वो नए सेगमेंट में भी शामिल किए गए हैं। अगर हम लोग बात करें प्रमुख पुरस्कारों में से एक को स्वर्ण और रजत शंख या अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रतियोगिता खेल के मुख्य पुरस्कार होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा हाल में परीक्षण की गई अग्नि मिसाइल की किस विशेष तकनीक ने इसे पहले की तुलना में अधिक घातक बना दिया है? तो क्या हो जाएगा? MIRV जो टेक्नोलॉजी है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या किया है इस बार, इनकी जो विशेष तकनीकी है तुलना में अधिक इनको घातक बना दिया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही मिसाइल कई पायलट ले जा सकती है और एक साथ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित में विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? MIRV टेक्नोलॉजी। तो आप ध्यान रखोगे। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप सिंधु 2024 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो चीन हो जाएगा।
तो दीपिका कुमारी और अंकिता भगत और कुमकुम मोहर की तिकड़ी ने मेज़बानी जीत को रोमांचक शूट ऑफ में 5-4 से हराकर ये स्वर्ण पदक क्या क्या है अपने नाम किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसका जो उद्देश्य है भारत की 11,098 किलोमीटर की जो तटरेखा की समुद्री कचरे हैं उनको कम करना, तटीय संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही मैरीन इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी के लिए भी इनको क्या करता है तैयार करता है। और ये जो अभियान है वो 12 से 19 सितंबर तक चलेगा और इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर किया जाएगा। और इसमें एक नागरिक विज्ञान मंच है जिसका उपयोग समुद्री कचरे के दस्तावेजीकरण के लिए किया जा रहा है और अब तक इसके जरिए 150 टन से अधिक कचरे को डेटा जुटाया गया है। IISF 2024 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पुणे में आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो पता ही आप लोगों को किसकी राजनीतिक पार्टी का जो नाम है वो तमिलकावेटी कज़गम पार्टी है। हालांकि विजय एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे किंतु उसे उतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई जिससे वो अपने आप दल को बहुमत के रूप में घोषित कर सके। तो इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए अर्थात बहुमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने कांग्रेस, BCK, CPI और CPIM और IUML का समर्थन प्राप्त हुआ। और चूँकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए तो इनके सहयोग से उन्हें 120 सीटें प्राप्त हुई। और अगर हम लोग बात करें विजय को 108 सीटें प्राप्त हुआ। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। तो इस बार के जो इलेक्शन हुए आपको मुख्य रूप से असम के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में और तमिलनाडु के बारे में आप ध्यान रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किए गए स्क्रीमजेट इंजन का मुख्य उपयोग किसमें किया जाएगा? तो DRDO द्वारा सफल परीक्षण किए गए जो स्क्रीमजेट इंजन के हैं उसका प्रयोग हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में किया जाएगा। और इनका जो परीक्षण है 9 मई 2024 को हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में किया गया है। चूँकि ये टेस्ट 1200 सेकंड से अधिक समय तक चला और यह सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और इससे फरवरी में 700 सेकंड का टेस्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। यह परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं और इसकी सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुके हैं जो अगली पीढ़ी के एरोस्पेस और युद्ध तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चलिए आज का नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी नौसेना कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना की रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में तो वाइस एडमिरल संजीव वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो यह 1988 में भारतीय नौसेना कमीशन में शामिल हुए थे और उन्होंने मिसाइल बोट, मिसाइल कॉर्वेट और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जैसी कई फ्रंटलाइन युद्ध पोतों की कमान भी संभाल चुके हैं और इनके पास गनरी और मिसाइल सिस्टम का विशेषज्ञ इसे माना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आप अपना फीडबैक बिल्कुल दें ताकि ये पता चले कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या जानकारी है जो आप तक नहीं पहुंच सके उसे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।